नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर कोरोना का देश का अपडेट सामने आ रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक दिन में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। देश में 50,000 नए केसेस एक दिन में, और अब 14 लाख पार करके 14,35,453 मरीजों की संख्या देश में पहुंच गई है। कुल 32,771 मरीज ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 32,000 से ज्यादा मौतें हमारे देश में कोरोना के चलते हो चुकी हैं, और 14 लाख पार कर चुका है। 14,35,000 ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो देश का कोरोना का अपडेट आपने देखा। अब उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट क्या है ये आपको बता दें। आंकड़ा 6,000 के पार उत्तराखंड में कोरोना का पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 6,000 पार हो गया है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 143 नए मामले सामने आए हैं, और कोरोना मरीजों की संख्या 6,104 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत भी हो गई। 66 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, और 3,566 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। और इस खबर पर रवि कैंतुर हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स और जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताइए स्थिति। जी देखिए राजीव, प्रदेश में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे मुख्य है कि हम जिस तरीके से सोच रहे थे कि अब जो रियायतें मिली हैं उसमें ये आंकड़ा कुछ कम हो सकेगा, लेकिन खासतौर पर जो मैदानी ज़िले हैं वहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून ज़िले में अभी तक उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके बाद हम बात करें तो उधम सिंह नगर और नैनीताल, हरिद्वार, इन मैदानी ज़िलों में सबसे ज़्यादा मामले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोशिशें की जा रही हैं कि वो कम कैसे किया जा सके। अगर प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि जो अब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है उसके बाद मामले ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन ऐसे में कुछ तो प्रवासियों ने जब यहाँ पर जो संख्या को बढ़ाया है, उन प्रवासियों के साथ साथ अब कुछ ऐसे मामले भी उत्तराखंड के भीतर हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये ज़रूर जो है चिंताजनक है, ये चिंता को बढ़ाते हैं। लेकिन लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जा सके कि जो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन जो स्वस्थता दर है वो कितनी है, रिकवरी रेट किस तरह का है, मृत्यु दर किस तरह की है, ये भी दर्शकों को बताएं आप उत्तराखंड में। जी देखिए राजीव, एक बार जो है यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी पहुँच गई थी। 80% से ऊपर रिकवरी रेट पहुँच गया था, जो कि बहुत अच्छा था, सुखद था। लेकिन अब जो है ये घटकर जो है 55 से 60% के बीच आ गया है। तो काफ़ी घट गया है क्योंकि संख्या तेज़ी से बढ़ी है, और जो है जो प्रतिशत है, रिकवरी प्रतिशत, वो घटा है। और अगर हम मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो काफ़ी कम है, लेकिन अभी तक जो मौतें हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हर दिन 1 से 2 मौतें जो है उत्तराखंड में कोरोना से हो रही हैं। लेकिन ये जो मौतों की संख्या है और जो मरने वालों की जो आंकड़ा है, ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पहले भी किसी बीमारी से ग्रसित थे या फिर बहुत ज़्यादा एज के हैं। तो ऐसे में ये संक्रमण अभी उन जो मौतों का जो आंकड़ा है ये उन लोगों का तो नहीं है जो कि सिर्फ कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ये लोग जो वो हैं जो पहले से कई बीमारियों से संक्रमित हैं। तो इनकी जो है जो मौत दर है वो यहाँ से बढ़ी है। तो सरकार का कहना है कि लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं, और जो लैब्स के हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। अब जैसे कि चारधाम यात्रा में बाहरी राज्यों से जो लोग हैं वो आ सकेंगे, तो इसको देखते हुए कि संक्रमण जो है चारधाम या पहाड़ों में ना पहुँचे, इसलिए ही पहले ही जो है जो RT-PCR टेस्ट है उसको कराने के लिए भी लोगों को कहा गया है। तो कोशिशें की जा रही है कि जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन उसके साथ ही एहतियात और सुरक्षा भी बढ़ती जा सके, क्योंकि ये भी साफ कहना है प्रशासन का और WHO का भी कि अभी फिलहाल हमको कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, और इसी तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम लोगों से भी यही बार बार अपील की जा रही है कि वो अपने काम को कर रहे हैं, जो रियायतें हैं उनके भी सुरक्षा अपनाएं, और जो एहतियात है, जो कोविड की शर्तें और नियम है, उनका पालन जरूर करें। जी राजीव। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रिकवरी रेट पहले बहुत अच्छा था, 80 के करीब था, लेकिन अब गिर गया है 55 से 60 के बीच में, जो चिंताजनक बात है। और केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। कंटेनमेंट जोन वार्ड नंबर 5 में नए केस मिले हैं। यह खबर, सभी को रुद्रपुर कोरोना के सेंटर में आइसोलेट किया गया है। नए पॉजिटिव केसेस 41 मिले हैं। वार्ड नंबर 5 में अब तक कोरोना के 73 केसेस हैं, और उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून, ये 4 वो जिले जहां पर वीकेंड लॉकडाउन रहा था। और उसके बाद अगर हम इन्हीं जिलों की बात करें, उधम सिंह नगर की हम बात करें, तो केसेस ज़्यादा अभी भी आ रहे हैं, और 41 नए पॉजिटिव केसेस उधम सिंह नगर से सामने आए हैं। और ये कंटेनमेंट जोन है, वार्ड नंबर 5 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, और यहाँ से केसेस आने का सिलसिला नहीं थम रहा है।
अब जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं 41 हैं और रुद्रपुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया, आइसोलेट किया गया इन सभी को। 73 केसेस कुल अब तक इस वार्ड नंबर 5 से सामने आ चुके हैं। रामनगर में कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ा और कोरोना संक्रमण से 70 साल के बुजुर्ग की रामनगर में मौत हो गई। बुजुर्ग कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और बताया जा रहा है कि उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुजुर्ग रामनगर में चाय की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कुछ दिन पहले एक सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के संपर्क में आया था, जिसकी कुछ दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही बुजुर्ग के संपर्क में आए हुए लोगों को चिन्हित करके आइसोलेट करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाके में हड़कंप मच गया है। सेंट्रल बैंक जो रामनगर के पास में जो गली है वहाँ पे चाय की दुकान थी इनकी। और सुनने में आया पिछले 6-7 दिनों से बीमार थे। आज हमें सुबह बताया गया था पड़ोसियों द्वारा और मोहल्ले वालों द्वारा कि भाई उनकी ऐसे मृत्यु हुई है और उनको 6-7 दिन से बुखार चल रहा था, प्राइवेट से इलाज करा रहे थे। और हमें ये भी बताया उन लोगों ने कि जो सेंट्रल बैंक का जो गार्ड था जो हल्द्वानी में पॉजिटिव आया था वो अक्सर इनकी दुकान पर बैठ के चाय पिया करता था। तो उसके बारे में फिर हमारी शासन से और प्रशासन से वार्ता हुई लोकल, और फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसका एक टेस्ट कर लेते हैं कोरोना के लिए। और कोरोना रैपिड टेस्ट एंटीजन टेस्ट हमने किया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। तो उसके हिसाब से क्रिमेशन फिर हमने उसको आईसीएमआर और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई पूरी। और जितने भी उनके कांटेक्ट में आए थे उनका सबका अभी लिस्टिंग हो रही है और जितने हमें पास चिन्हित हो गए उनको हमने आइसोलेशन में भेज दिया है। रुड़की सिविल अस्पताल में जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के चलते मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब डेंगू और वायरल की जांच के लिए भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन पर्याप्त संख्या में कर्मचारी ना होने का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मरीजों की भीड़ के कारण भी कर्मचारियों की कमी मानी जा रही है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के पास भी किसी तरह का अस्पताल में कोई कर्मचारी उनके लिए भी मौजूद नहीं है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल का कहना है कि अस्पताल में आज तक डेटा एंट्री का कोई पद नहीं है। 27 कर्मचारियों में से केवल 7 कर्मचारी अस्पताल में मौजूद हैं। कई बार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, जिस कारण कर्मचारियों को और कर्मचारियों की ही कमी के चलते अस्पताल प्रबंधन को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि स्टाफ की बड़ी कमी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई पद ही नहीं है, तो वो परेशानी हमें पता है, हम हो रही है। हमने पिछली बार डीएम साहब की मीटिंग में भी बात करी थी हम लोगों ने, और डीएम साहब ने भी हमें भरोसा दिया है कि हमें जल्दी कोई स्टाफ मिल जाएगा, तो हम पूरा महिलाओं की विंग ही अलग कर देंगे। काफ़ी कमी है। और मैंने बताया आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पर। और जहाँ 27 पद 4th क्लास के होते थे, अब मात्र 7 कर्मचारी रह गए हैं, 20 पद रिक्त हो गए हैं और 7th पे कमीशन अनुसार वो पद खत्म कर दिए गए हैं। तो हमारी डिमांड है, हम सरकार को हमने लिख रखा है और जल्दी हमें उम्मीद है कि इस बारे में भी हैं कोई 4th क्लास में उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सब समस्याओं से हम लोग निजात पाएंगे। और अब बड़ी खबर पिथौरागढ़ मुंस्यारी से। मुंस्यारी तहसील में बारिश का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। भ्योला तोक में भारी बारिश की वजह से एक मकान दबने की स्पष्ट खबर मिल रही है। एक मकान भ्योला तोक में भारी बारिश की वजह से दब गया है। 2 लोगों के साथ 40 से ज्यादा मवेशी बताया जा रहा लापता हो गए। 2 लोग भी और 40 से ज्यादा मवेशी लापता हो गए हैं। पिथौरागढ़ के मुंस्यारी तहसील में बारिश का खतरा और बारिश से खतरा लगातार बढ़ रहा है। सीधा हमारे संवाददाता योगेश का रुख करते हैं, वो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले तो बताइए कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ था वहां पर, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लोगों को और मवेशियों को ढूंढने के लिए? राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंस्यारी और धारचूला तहसील में बारिश का कहर अभी तक नहीं थम पा रहा है। देर रात मुंस्यारी का धामी ग्राम पंचायत का एक तोक है, भ्योला तोक,
जहां देर रात बारिश होने से और भूस्खलन होने से यहाँ पे एक नहीं, अब जो सूचना आई है कि 2 मकान दब चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है और 40 से अधिक मवेशी अभी तक लापता हैं। और जैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली है तो प्रशासन ने राजस्व टीम, एसडीआरएफ की टीम और धारचूला एसडीएम मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी भी सूचना आई है, बाजबकड़ एक कस्बा है नाचनी के पास से, वहाँ पे भुजगार बेगार नदी से इतना भयंकर पानी आया कि वहाँ पे भूस्खलन होने से 100 मकान खतरे की जद पे आ चुके हैं। लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं और 20 मकानों को अभी तक जो खतरे की जद पे हैं उनको खाली भी वहाँ पे करवा दिया गया है। और वहाँ से भी प्रशासन को सूचना दी गई है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा वहाँ पे भी। बिल्कुल योगेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये बड़ी खबर, पहले एक घर के दबे होने की सूचना थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 2 घर वहां पर दबे हुए हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मौसम लगातार खराब है। और ये बताया जा रहा है कि गांव के 100 घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। मुंशियारी तहसील के कुछ और गांव में भी आपदा का कहर जारी है। जोशा गांव में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावितों में एक मकान, पता चला एक परिवार गांव में ही प्लास्टिक का टेंट लगाकर रह रहा है, तो 2 परिवार प्राथमिक विद्यालय में शरण उन्होंने ले रखी है। जोशा गांव में विगत 1 हफ्ते से लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से गांव को खतरा है। आपदा प्रभावित बैकती बनिया गांव में मकानों में खतरे को देखते हुए परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। ग्राम पंचायत हरकूट की सड़क बीते 15 दिनों से बंद चल रही है, जिससे गांव का मुंशियारी तहसील से संपर्क कटा था। भारी बारिश, भूस्खलन की वजह से गांव तक जाने वाले मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। आश्वासन के 1 हफ्ते के बाद भी संबंधित विभाग ने मार्ग ठीक करने की जहमत तक नहीं उठाई। परेशान महिलाओं ने खुद ही नालों के ऊपर लकड़ियों की बल्लियां डालकर आवाजाही के लिए रास्ता बनाया है। देखिए मोटेना में पुल टूटने के कारण से लोग पुल लगाने के लिए व्यवस्था। बारिश का सिलसिला देहरादून में भी रात से जारी है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है देहरादून में और कई इलाकों में जल भराव की खबर मिल रही है। देहरादून में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग की जानकारी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, बारिश हो रही है। अब अलर्ट के चलते आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है, क्योंकि उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून के कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। परेशानियां शहर में इसलिए हो रही हैं क्योंकि जल भराव की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। बड़ी खबर चमोली से अब मिल रही है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से गौचर आईटीबीपी कैंप के पास मलबा गिरा है और नेशनल हाईवे विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। कोशिश लगातार की जा रही है कि इसको खोला जाए, क्योंकि गौचर आईटीबीपी कैंप के पास ही ये भूस्खलन हो रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल हाईवे बंद है। मार्ग के दोनों ओर वाहन खड़े हैं जो आ जा नहीं पा रहे हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन, लगातार सक्रिय हो चुके लैंडस्लाइड जोन, उनकी वजह से अब परेशानियां हो रही हैं। और हर साल मानसून में यही स्थितियां उत्पन्न होती है। हर साल यही स्थिति हो जाती है कि पहाड़ी दरक कर गिर जाती है। और जो विशेषज्ञ हैं इसके पीछे की वजह ये मानते हैं कि पहाड़ों को अगर गैर ज़रूरी उनके सीनों में छेद किया जाएगा, उनको गैर ज़रूरी कटान किया जाएगा, तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी, लैंडस्लाइड जोन सक्रिय होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त चमोली से, जहां पर नेशनल हाईवे, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। आपको बता दें कि इस इलाके से, इस क्षेत्र से भी बहुत श्रद्धालु जाते हैं। लक्ष्मण राणा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इस वक्त किस तरह के हालात हैं वहां पे? क्या मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है या खुला है मार्ग या नहीं अभी तक? ये देखिए, लगातार चमोली जनपद में देर रात से बारिश जारी है और रात को भी बद्रीनाथ जो हाईवे है गोचर के पास आईटीबीपी कैंप के पास बाधित हो गया था। भारी संख्या में वहाँ पर भारी मात्रा में मलबा आया था। उसके बाद पीपल कोटी, धनेर पानी और लामबगढ़ में जो स्थिति अभी है, अभी फिलहाल के लिए हाईवे खोल दिया गया है और गोचर में भी हाईवे बिल्कुल पूरी तरह सुचारू हो गया छोटे बड़े वाहनों के लिए। और अभी भी लगातार मतलब बारिश जो है चमोली जनपद। ठीक है लक्ष्मण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर, मार्ग खुल गया है।
लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद था, जो अब खुल गया है, मार्ग सुचारू हो गया है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। मसूरी में भारी बारिश की वजह से हैप्पी वैली एकेडमी रोड गजवाड़ी के पास में पेड़ गिरने की वजह से बिजली सेवाएं ठप हो गई। साथ ही मार्ग भी बाधित हो गया है। साथ ही मसूरी गनहिल मार्ग पर पेड़ गिरने की वजह से विद्युत और टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मसूरी वन विभाग की टीम पेड़ को काटकर हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर विद्युत सेवाओं को बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। और अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले का पंतनगर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्री विजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पिछले 3 साल में उत्तराखंड में हवाई सेवा में काफी काम किया गया है। ढांचागत विकास के साथ देश और प्रदेश के कई क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। बद्रीनाथ धाम का पंचबद्री प्रसादम अब देश और विदेश के श्रद्धालुओं को ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। प्रसाद के ऑनलाइन वितरण के लिए अमेजॉन से करार किया गया है। ऐसे में अब जल्द ही अमेजॉन की साइट की मदद से भगवान बद्री विशाल के प्रसाद को देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे मंगवा सकेंगे। और आपको बताते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से पिछले साल स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के मकसद से पंचबद्री प्रसादम योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते भक्तों को बद्रीनाथ का प्रसाद नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों और काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसमें क्योंकि हम लोगों का पिछली बार से ही पंचबद्री प्रसादम की शुरुआत की गई थी और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा फर्स्ट ईयर में ही, तो इसलिए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, तो इसको देखते हुए अमेज़ॉन क्योंकि हमारा काफ़ी पॉपुलर साइट है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग इसको फ़ोटोशूट के लिए भेजा गया है और जल्दी ही हमारा पंचबद्री प्रसाद ये अमेज़ॉन के माध्यम से भी लोगों को मिल सके। तो प्रसाद जो बद्री विशाल में मिलता है वो प्रसाद जिसके लिए भक्तों को भगवान के दर पर जाना होता था और वहाँ पर ये प्रसाद मिलता था, आप घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। अमेज़ॉन से इसके लिए करार किया गया है और आप चाहे देश में हो आप चाहे विदेश में हो, आपके घर तक इस प्रसाद बद्री विशाल का ये प्रसादम पहुँच सकता है। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों से लगे दारमा वैली में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इंडो चाइना फंड से खूबसूरत वैली में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 45 होम स्टे बनाए जाएंगे और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बागवानी एग्रीकल्चर को स्थानीय उत्पादों के उत्पादन के लिए दारमा वैली के अलग अलग गांवों में योजनाएं संचालित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरबार ने दारमा वैली पहुंचकर ग्रामवासियों से बैठक करके स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशने के साथ साथ ग्रामीणों के साथ बैठक की। अभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आए हैं कि हमें BATP के अंतर्गत पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है। 4 to 5 ईयर्स का प्लान होगा हमारा। उस प्लान में हम फिर एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी एक मॉडल विलेज को हमने ले लिया, किसी एक विलेज को हमने मॉडल विलेज लिया, फिर उसमें हम सुविधाएं क्या क्या चीज़ें आवश्यकताएं हैं, जैसे रोड्स हैं या आपके बागबानी वो करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, पोल्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।